लिस्टेड होती है उनके ऊपर सेबी की रेगुलेशंस मैंडेटरी है और बेसिकली क्या इसके अंदर डिस्क्लोजर्स होते हैं, हर चीज का डिस्क्लोजर सेबी को बताना होता है, हर लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटी देखो, एवरी लिस्टेड एंटिटी है ना, एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज भी है। हाँ जी मेरे CSEE वाले बच्चों, बेटा पेपर नंबर 4 का पार्ट बी मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 10, आपके प्रोफेशन से मोस्ट रिलेटेड चैप्टर, मैनेजमेंट फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर बढ़िया तरीके से। मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, मतलब कि आपके रियल लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा आपके प्रोफेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। कंपनी सेक्रेटरीज के क्या क्या रोल है, मैनेजमेंट जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ये पेपर 4 में, ये आपका मैनेजमेंट का काम कंपनी सेक्रेटरीज के लिए क्यों रेलेवेंट है, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं बेटा चैप्टर पूरे तरीके से, सारे के सारे आपको मॉड्यूल का कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारी डिटेल बेटा कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो। कंपनी सेक्रेटरीज को क्या माना गया बेटा, KMP माना गया है, पता होना चाहिए आपको। यू विल बी द की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी। KMP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं कंपनी में, जिनके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, समझ गए। तो कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी का KMP माना गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स। तो देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी एज गवर्नेंस प्रोफेशनल एसेंशियल इन प्राइवेट पब्लिक, सेक्शन 8 के हिसाब से जो कंपनीज है उसमें भी और गवर्नमेंट कंपनीज में भी। सेक्शन 8 होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पुराने में सेक्शन 25 होता था, तो सेक्शन 8 कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, यानी हर तरह की कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी का रोल है अच्छा खासा। एक्सपेंडेड इंटरनेशनल रोल बियॉन्ड लीगल कंप्लायंस टू क्रिएटिंग कल्चर्स ऑफ द गुड प्रैक्टिस, इंटरनेशनल रोल भी एक्सपेंड करा गया है कंपनी सेक्रेटरी का। ब्रिज द फंक्शन बिटवीन बोर्ड एंड मैनेजमेंट एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स, क्या करता है ये, ब्रिज फंक्शन है एक बीच में, कि बिटवीन बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स के बीच में, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, इनके बीच में एक ब्रिज है जो ये सारी चीजों को लिंक करके रखता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ही है जो सारे कंप्लायंसेस को चेक करता है कंपनी के ऊपर सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी में, तो इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, कंपनी के मैनेजमेंट को भी संभालना है, तो जो भी चीजें हैं वो कंपनी में आपस में एक लिंक बनाने का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी, राइट। अवेयरनेस ऑफ द पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस, मस्ट नो द राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्रॉस द बिजनेस पोर्टफोलियो। एक बिजनेस पोर्टफोलियो के हिसाब से जो भी उसकी पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो पूरे अच्छे से पता होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी को, राइट। Now, relationship management creates and manage interactions among the corporate governance system players. भैया रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम करता है, जितने भी हमारे मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम के अंदर प्लेयर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कराना, उस किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का। इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर्स एंड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बचाना और बाकी सबके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम किसका होता है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी का। Knowledge requirement, thorough understanding of the business environment and applicable laws, rules and regulations. पूरी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी सेक्रेटरी से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो तो उसकी पूरी की पूरी नॉलेज है आपको, हर एस्पेक्ट से जो भी लॉ, जो भी कानून, जो भी कंप्लायंस उस कंपनी के ऊपर लगता है, उसकी पूरी नॉलेज किससे एक्सपेक्ट करी जाती है, कंपनी सेक्रेटरी से। सपोर्ट टू द चेयरमैन, प्रैक्टिकल असिस्टेंट देते हैं फॉर इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स। इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स के लिए क्या देता है, प्रैक्टिकल असिस्टेंस देता है, हेल्प देता है ना। की मीटिंग टास्क करता है, एजेंडा डेवलप करना, इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ड्राफ्टिंग मिनट्स बनाता है हर मीटिंग के बाद जो रिटन रिकॉर्ड बनता है, एंड फॉलोइंग अप ऑन द बोर्ड डिसीजंस। बोर्ड के डिसीजंस को क्या करता है, फॉलो अप लेता है उसके ऊपर कि सही से अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। की मैनेजरल पर्सन हमने पढ़ा था, द टर्म की मैनेजर पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट। की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ KMP और नॉट द पार्ट ऑफ KMP। तो KMP की डेफिनेशन के हिसाब से आप देखेंगे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द एक्ट KMP की डेफिनेशन है, जो लोग KMP की डेफिनेशन में आते हैं। तो देखेंगे द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी तो हमने बात करी ली जिससे रिलेटेड चैप्टर है आपका। The whole-time director, chief finance officer, such other officer not more than one level below the director. Below the director one level से नीचे नहीं होना चाहिए. Who is in the whole-time employment, designated as the key managerial personnel by the board and such other officer. मतलब उन्होंने ओपन रख दी डेफिनेशन कि इसके अलावा अगर और किसी को भी इंक्लूड करना है तो इंक्लूड करा जा सकता है फ्यूचर में, है ना. The role and liability have been defined at the various places under the Companies Act 2013 के हिसाब से इनकी रोल और लाइबिलिटी डिफाइन करी गई है. ठीक है बेटा. चलो, कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. कोई आपसे पूछे सीएस का काम ही क्या है,
तो बेटा कंपनी सेक्रेटरी जो होता है कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर होता है, कंपनी के कंप्लायंसेस को चेक करता है कि सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंपनी को कौन कौन सी लायबिलिटीज, कौन कौन से फाइन्स पेनल्टीज लग सकते हैं अगर सही से फॉलो नहीं हुए तो उनसे बचाना, टाइमली फॉलो अप लेना, टाइमली कंप्लायंसेस को फॉलो करना, है ना। तो अंडर द रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके ऊपर अप्लाई होता है, लिखा है देखो, अ लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है एक सीएस को अपॉइंट करना, है ना। द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज रिस्पांसिबल फॉर, अब एक सीएस किस लिए रिस्पांसिबल होता है, ensuring the conformity with the regulatory provision, सही से फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, applicable to the listed entity and the spirit, coordination with and reporting to the board, बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्ट करना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डिपॉजिटरीज के साथ, with respect to compliance with rules, regulations and other directives of these authorities as the manner specified from their time to time। सारी अथॉरिटीज के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना, उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी प्रोवाइड करना, सारे कंप्लायंसेस को रेगुलरली कंप्लीट करके रखना, ठीक है जी। ensuring that correct procedure follow हो रहा है, have been followed, that will result in the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statement and report filed by the listed entity। जो भी listed company statement अपनी फाइल करती है, देखो बेटा सेबी जब listed company होती है ना तो सेबी listed company के हर एक एक्शन की रिपोर्ट मांगती है, और वो असल में प्रोवाइड ही कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट और सही तरीके से जाए, ठीक है ना। Monitoring email address of the grievance redressal division as designated by the listed entity for the purpose of registering complaints by the investors। अगर इन्वेस्टर्स कंप्लेंट करते हैं तो उनको भी सही तरीके से मैनेज करके कौन चलता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी एज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, भैया कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है कंपनी सेक्रेटरी, है ना। द रेगुलेशन 16 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड दैट सीनियर मैनेजमेंट शैल मीन द ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, कोई भी लिस्टेड एंटिटी जो होगी उसका ऑफिसर या पर्सनल who are members of its core management team excluding the board of directors, नहीं आएंगे इसमें, shall also comprise of all the members of the management, सारे मैनेजमेंट के मेंबर्स आएंगे वन लेवल बिलो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है जी। एंड shall specifically include the functions head by whatever name called and the company secretary and the chief financial officer। तो ये जो सारी कहानी हमने पढ़ी है वो इसलिए पढ़ी है कि लास्ट में जो नाम आ गया कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है ना। तो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो जो डेफिनेशन के हिसाब से पूरा पढ़ा हमने, लास्ट में मिल गया कि कंपनी सेक्रेटरी को भी सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट माना गया है ना। फिर अकॉर्डिंगली द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन द वेरियस सेगमेंट इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट कैपेसिटीज। अब अलग अलग सेगमेंट में कंपनी सेक्रेटरीज का रोल है जो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज में फॉलो होता है। ब्रॉडली द कंपनी सेक्रेटरी इज हैविंग द अपॉर्चुनिटी इन द फॉलोइंग टू डोमेन्स। तो भैया कंपनी सेक्रेटरी के पास दो तरीके से डोमेन्स है जिस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस सही से फॉलो कर, अपना काम सही से फॉलो कर सकता है। दो, एक तो एम्प्लॉयमेंट में जाके या फिर प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में क्या होगा, आप किसी के अंडर एम्प्लॉयड नहीं होगे लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। तो ये भी एक टास्क है ना, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपको क्या डिसाइड करना है, जॉब में जाना है प्रैक्टिस में जाना है, कमेंट करके बता देना। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है बेटा, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपका रोल क्या है जो डिफाइंड है एक्ट के अंदर। द रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी वाज टू एक्ट एज अ रिकॉर्ड कीपर एंड द डॉक्यूमेंट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स के प्रोसीडिंग्स को संभाल के रखना, बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स की मीटिंग दोनों। थिंग्स कम अ लॉन्ग वे सिंस देन, कंपनी सेक्रेटरीज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द केएमपी। भाई पहले काम होता था कि सिर्फ रिकॉर्ड कीपर का काम करता था, अब उससे बहुत दूर ऊपर आ चुके बातें, वैल्यू बढ़ चुकी है प्रोफेशन की, है ना। कंपनी सेक्रेटरी अब केएमपी बन चुके हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दे प्ले अ पाइवटल रोल इन फॉस्टरिंग गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग दैट रेगुलेटरी कंप्लायंस। सीधी भाषा में बात करूं तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए कंपनी के अंदर, कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अप्लाई नहीं करा जा रहा सही से, कोई भी रूल ऐसा, कोई भी रेगुलेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के ऊपर सही से अप्लाई नहीं करवा पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो भी अप्लाई होते हैं कंपनी के ऊपर वो सबके सब कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करता है कि सही तरीके से चले, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रोल है उसका गुड गवर्नेंस के लिए। प्रैक्टिस इज इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आर फुली टेकन केयर ऑफ। कंपनी सेक्रेटरी प्ले द रोल ऑफ कॉन्फिडेंट बोर्ड प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड काउंसिल ऑन द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ही और शी एंश्योर्स दैट कंपनी हैज बोथ द लीगल एंड सोशल लाइसेंस है किसी चीज को करने का। जो भी कंपनी ऑपरेशंस कर रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है चेक करना कि कंपनी के पास उसका लीगल लाइसेंस है कि नहीं है सही तरीके से करने के लिए, राइट। He or she plays the crucial role in increasing the attention and ownership of the board. Sustainability is a best practice. The put in the nutshell, he or she act as a glue to effective decision making at the board level. ठीक है ना, बोर्ड लेवल पर वो एक ग्लू का काम करता है, नीचे पक जाता है और बताता है कि किस तरीके से करना है, ठीक है जी। चलो नाउ फंक्शन एंड ड्यूटीज देखते हैं।
At this juncture, it would be interesting to know about the following functions and duties of the company secretary in India as provided by the Companies Act 2013 and Rule 10 of the Company's Appointment and Remuneration of the Managerial Personnel Rules 2014 respectively. जो रूल्स में अमेंडमेंट्स, एक्ट्स में अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, उनके नाम इस तरीके से लिखे जाते हैं. तो पहले हम बात कर रहे हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस थे दो. पहला, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस. भैया अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो किसी कंपनी में, तो आपको बोर्ड को सारे कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है टाइम टू टाइम, है ना. The rules made thereunder and the other laws applicable to the company to ensure that the company complies with the applicable secretarial standards. सही से फॉलो करे कंपनी. To discharge such other duties as may be prescribed. इसके अलावा अगर और कोई ड्यूटी भी लगती है रेलेवेंट, तो वो भी होनी चाहिए. ठीक है जी. द ड्यूटीज अगर मेनली बात करें, टू प्रोवाइड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज मे रिक्वायर विद रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स. दूसरा, टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ द मीटिंग कन्वीन कराना सही तरीके से, है ना, बोर्ड की कमेटी जनरल मीटिंग, एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग. जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके प्रॉपर मिनट्स को भी मेंटेन करना, रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग की मीटिंग में क्या क्या हुआ, है ना. टू ऑब्टेन द अप्रूवल अगर लेना है बोर्ड से, जनरल मीटिंग से, गवर्नमेंट से या कोई भी अथॉरिटी से, उसको अप्रूवल लेने की भी ड्यूटी किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की. टू रिप्रेजेंट बिफोर द वेरियस रेगुलेटर्स, कंपनी के बिहाफ पे कहीं रिप्रेजेंट होना है अंडर द अथॉरिटीज, तो वो कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है ना, अंडर द एक्ट इन कनेक्शन विद द डिस्चार्ज. टू असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स. कंडक्ट मतलब बिजनेस करने के हेल्प, मतलब बिजनेस करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सारे लॉ समझने, रूल समझने, तो कौन बताएगा उनको? कंपनी सेक्रेटरी तो बताएगा. टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यही है कि आपके कंप्लायंस सही से फॉलो हो रहे हैं, है ना, इन कंप्लाइंग विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. फिर टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और सच अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइन्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक्ट से रूल्स में अगर और कोई प्रिस्क्राइब हो जाए वो भी, या बोर्ड अगर उसको कोई भी अथॉरिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी अगर दे देती है तो वो भी. ठीक है. चलो, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर. बेटा कंप्लायंस ऑफिसर तो होता ही है, एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी होता है कंपनी सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरियल ऑडिटर के तौर पे देखते हैं मैकेनिज्म. ऑडिट्स नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जो नॉन फाइनेंशियल है कंपनी के, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में नहीं होते, नहीं तो वो एक सीए कर देता, पर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट कौन देखेगा? कंपनी सेक्रेटरी. प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉस. एक कंफर्ट दे देता है सबको कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना. सर्टिफाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट सिस्टम है, प्रोसेस है टू एंश्योर द लीगल कंप्लायंस. क्या सर्टिफिकेट देता है किस बात का? कि सब चीजें एडिक्वेट है, सही, और नहीं है तो उनको ठीक करवाएगा भी, है ना. गवर्नेंस रोल, अ स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग पिलर ऑफ द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फ्यूचरिस्टिक टॉर्च लाइट फॉर द इंटायर इंडियन इकोनॉमी. पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्यूचर टॉर्च लाइट, बहुत बड़ी बात है बेटा. पूरी यानी इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जाने वाला वो कौन है? कंपनी सेक्रेटरी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बेस्ट ऑफ द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेक्टरल ऑडिटर. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं जनरली ड्यू टू द फेथ ऑफ लॉ मेकर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज. तो कौन बनेगा सेक्टरल ऑडिटर? जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, राइट. वो कंपनी का सेक्टरल ऑडिट करते हैं कि कंपनी के अंदर सारे रूल्स, लॉज, कंप्लायंसेस ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ठीक बात है. तो लीगल प्रोविजन देखते हैं. कंपनीज एक्ट 2000 सेक्शन 204 में बताया गया बेटा क्या क्या है. सेक्शन 204 बताता है मैंडेट द सेक्टरल ऑडिट करता है किन कंपनीज के ऊपर. ध्यान से, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी है. तो कोई भी लिस्टेड कंपनी होगी उसके ऊपर मैंडेटरी है. एवरी पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर. ये सारी लिमिट चेंज हुई है, पहले कुछ और होती थी. एवरी पब्लिक कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर, ठीक है. या एवरी कंपनी विद आउटस्टैंडिंग लोन है जिसके पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ या उससे ज्यादा के, किसी कंपनी के ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा के लोन है तो भी. और रिपोर्ट फॉर्मेट अगर देखें क्या होगा इसका. सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी गिवन बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन द प्रैक्टिस इन द फॉर्म MR3. MR3 में जाएगी बेटा सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट. अनेक्शर क्या है? द रिपोर्ट शैल बी अनेक्स्ड विद द बोर्ड रिपोर्ट. बोर्ड रिपोर्ट के साथ उसको अनेक्स करके दिया जाएगा. सेबी एलओडीआर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 204. बेटा एलओडीआर रिक्वायरमेंट आपको बताया था, ठीक है. लिस्टिंग की रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनीज लिस्टेड होती है उनके ऊपर सेबी की रेगुलेशंस मैंडेटरी है. और बेसिकली क्या है इसके अंदर डिस्क्लोजर्स होते हैं, हर चीज का डिस्क्लोजर सेबी को बताना होता है हर लिस्टेड कंपनी को, ठीक है ना. एप्लीकेबिलिटी देखो, एवरी लिस्टेड एंटिटी, है ना, एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज भी है. अगर कोई लिस्टेड कंपनी है पर उसकी कोई सब्सिडरीज है वो अनलिस्टेड है, उनका भी डेटा जाएगा. Incorporated in India shall undertake the sectoral audit. Annual report. Sectoral audit report must be annexed with the annual report of the listed entity. Sectoral compliance report to be submitted to the stock exchange in the specified format within 60 days from the end of each financial year. हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट जाएगी हर लिस्टेड कंपनी की, या जिसके ऊपर भी सेक्टरल ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई होता है उसके ऊपर. ठीक है जी. चलो,
बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेक्शन 134 और 204 में, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिपोर्ट शैल एक्सप्लेन फुल एनी क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन और अदर रिमार्क मेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन द सेक्टर ऑडिट रिपोर्ट। जो भी कंपनी सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अपनी सेक्टर ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। ठीक है जी, अपने बोर्ड रिपोर्ट में उसको मेंशन करेंगे, सेक्टर ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी ने जो भी मेंशन किया होगा, जो भी रिमार्क उसमें लिखा होगा। पेनल्टी क्या है कॉन्ट्रावेंशन की, अगर सही से फॉलो नहीं करते तो क्या नुकसान है। देखो, इन कंपनी इफ अ कंपनी एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 204, यानी सेक्टर ऑडिट रिपोर्ट का सही से फॉलो नहीं करा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ईच पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपए की पेनल्टी भैया इसके अंदर। अगर आप सेक्शन का प्रोविजन सही से फॉलो नहीं करते तो 2 लाख तक है पेनल्टी। सेक्टर ऑडिट प्रोसेस क्या है, जल्दी से ऑडिट की प्लानिंग करना, ये अगर थ्योरी क्वेश्चन होता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले। ऑडिट प्लानिंग, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट पार्टीज के साथ, यानी सबको मिलाएंगे बिठाएंगे, सबको बात करेंगे, रिस्क असेस करेंगे कितना है, फिर एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म बनाया जाएगा ऑडिट प्रोसेस के लिए, है ना। एरियाज वेयर कंपनी सेक्रेटरीज रेंडर सर्विसेज, बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन सी जगह है, आपको वैसे भी इन जनरल भी पता होना चाहिए है ना, कि कौन कौन सी जगह है जहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज देता है और क्या क्या देता है। तो देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज एडवाइजिंग, यहीं से देखते हैं सीधा, एडवाइजिंग ऑन गुड्स गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कंप्लायंसेस विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म। सबसे बेसिक तो यही है कि कंपनी के अंदर गवर्नेंस सही से फॉलो हो, कंपनी के अंदर रूल्स रेगुलेशन कंप्लायंसेस लॉज सब कुछ सही से अप्लाई करे जाए। दूसरा है कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, जो कि कंपनी के अंदर सेक्रेटरियल सर्विस देने के बारे में बात हो रही है, विच इज प्रमोशन फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेकर बंद होने तक जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है ना, वो सारा सीएस का होता है। फाइलिंग एंड रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स और रिटर्न्स, मेंटेनेंस ऑफ सेक्टरल रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर्स, फिर अरेंजिंग बुक्स एंड जनरल मीटिंग एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स, जो भी मीटिंग होगी उसके रिगार्डिंग सारा कुछ मेंटेन करना, एजेंडा ये वो, और जब मीटिंग खत्म होगी तो लास्ट में पूरे मिनट्स का रिकॉर्ड रखना, है ना। मीटिंग में और क्या क्या होता है, अटेंडेंस शीट तक भी कंपनी सेक्रेटरी बनाता है, समझ लो, ठीक है ना। शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन वर्क, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिशन मतलब जो बाय वे ऑफ विल एक से दूसरे के पास जाते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड रखना, ये भी सारा कंपनी सेक्रेटरी का काम है। बेटा कंपनी सेक्रेटरी बनोगे ना, जिंदगी भर डॉक्यूमेंट के साथ ही खेलोगे, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, है ना। चलो फिर आता है सेक्रेटरियल या कंप्लायंस ऑडिट सर्टिफिकेट सर्विसेज, जो भी हमने बात करी थी। इसके अंदर आपका काम क्या रहेगा, सेक्टर ऑडिट करना, है ना, इंटरनल ऑडिट करना, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न पे साइन जरूरी होते हैं, डिक्लेरेशन, अटेस्टेशन और सर्टिफिकेशन, वैल्यू बन जाती है आपके साइन और आपके स्टैंप की। अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो आपके साइन और स्टैंप की इतनी वैल्यू होगी, देख लो, ठीक है। उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ में एडवाइजरी सर्विसेज देना, एडवाइजिंग ऑन कंप्लायंसेस रिलेटेड टू सेबी, एससीआरए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिपॉजिटरी, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज के रिगार्डिंग एडवाइस दे सकता है, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज में अपनी एडवाइस दे सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, मर्जर, अमालगमेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, फॉरेन कोलैबोरेशन और ज्वाइंट वेंचर्स में दे सकता है, सेटिंग अप द सब्सिडरीज अब्रॉड, ये कर नहीं रहा वो सब्सिडरी अब्रॉड, एडवाइस देगा इनके रिलेटेड, है ना। किसी को भी अगर कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए जिसके अंदर आप सारे कंप्लायंसेस बताओगे, कोई आपसे सीधा पूछेगा भैया हमें एक अपनी सब्सिडरी खोलनी है बाहर, तो क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, तो आपको होगी उसकी पूरी नॉलेज और आप उसको बताओगे। कंपटीशन पॉलिसी, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं करनी, ठीक है ना, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी कि जिससे कंपटीशन ब्रेक हो, वो आपको ध्यान रखना है, आप बताओगे। आईपीआर की प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑडिट और ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, ये तो आपको जिंदगी भर करना ही है। लीगल डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग तो आपको करते रहनी है जब तक आप प्रोफेशन में रहोगे, है ना। चलो रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, और उसके अलावा क्या है, रिप्रेजेंट करना, यानी कि जब आप किसी के बिहाफ पे जाते हो, किसी को रिप्रेजेंट करते हो, वहां पर कहां पर, एनसीएलटी में जहां पर केसेस वगैरह होते हैं सारे, कंपटीशन कमीशन में, ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा था पीछे, है ना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, टैक्स अथॉरिटीज तक में भी, और अदर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जितनी भी अथॉरिटीज और रेगुलेटरीज है, यहां पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा जा सकता है। समझ गए कि फॉर एग्जांपल मेरा केस है, मैं आपके हाथ भेजूंगा कि आप जाके लड़के आओ वहां पर, आप रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, ठीक है ना। चलो फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन हो सकती है, सेटलमेंट कराना, म्यूचुअल सेटलमेंट, म्यूचुअल बातों से, एडवाइजिंग एंड आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलेशन, एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, मतलब दो लोगों में डिस्प्यूट है और आप उनको म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे सेटल करना चाहते हो डिस्प्यूट को, तो आपको एज आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट करा जा सकता है। ड्राफ्टिंग आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन एग्रीमेंट विद द स्पेसिफिक क्लॉजेस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज में देखो, पब्लिक इशू, लिस्टिंग, सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, पब्लिक इशू निकलता है कुछ भी तो उसमें मेन रोल किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है।
एडवाइजर कंसल्टेंट इन इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और कोई फिजिबिलिटी स्टडीज जिससे स्टडी करा जा सकता है कंपनी को, सिंडिकेशन ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स, ड्राफ्टिंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल और लेटर ऑफ ऑफर, जब ऑफर सेल वगैरह होती है तो उसका लेटर ऑफ ऑफर बनता है, प्रोस्पेक्टस बनता है, ये सारी चीजें, ठीक है जी। लोन डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट, फिर लिस्टिंग और डीलिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बायबैक करना शेयर्स को, रेजिंग फंड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, एडीआर जीडीआर ईसीबीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव्ड, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर्स को रेज करना वहां से पैसा, ये सारा काम किसका बेटा, कंपनी सेक्रेटरी का। फिर टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ टेक ओवर रेगुलेशंस, अगर एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करती है तो जो भी कंप्लायंस रेगुलेशंस है वो कौन करेगा, सीएस। एक्टिंग एज अ कंप्लायंस ऑफिसर अंडर सेबी रेगुलेशंस, सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट हमने बात करी थी अभी, सर्टिफिकेशन अंडर सेबी डीआईपी गाइडलाइंस, ऑडिट इन रिलेशन टू रिकंसिलिएशन ऑफ द शेयर्स, सर्टिफिकेशन अंडर प्राइवेट लिमिटेड और अंडर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में बायबैक से रिलेटेड, ये सारी सर्विसेज सीएस की है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज भी आपकी, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरी टू द ऑडिट कमिटी, वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट, एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स है कि कहां कहां लगना चाहिए पैसा, आपसे पूछा जा सकता है। बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशंस में, लोन सिंडिकेशन, बजटरी कंट्रोल, अकाउंटिंग कंप्लायंसेस, तो देख रहे हो अकाउंटिंग फील्ड में भी घुसा दिया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर तो लॉज ही अप्लाई होते हैं ना, मतलब जहां पर भी किसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी वहां पर आपको सीएस का नाम मिलेगा देखने को, ठीक है ना। फिर आता है टैक्स से रिलेटेड, एडवाइजरी ऑन टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, ये आपके सब्जेक्ट्स आएंगे प्रॉपर आपके सिलेबस में, इनकम टैक्स पढ़ोगे, एक्साइज कस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, तो इनके भी लॉज ही तो है इनके अंदर, तो सारे एक्ट्स की नॉलेज होती है कंपनी सेक्रेटरी को, ये माना जाता है, समझ गए। तो यहां पर भी आपसे एडवाइस ली जा सकती है। प्रिपेयरिंग और रिव्यूइंग द रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स, रिप्रेजेंटिंग बिफोर टैक्स अथॉरिटीज एंड ट्रिब्यूनल्स, तो हम जैसे हमने वहां पर बात करी थी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप प्रेजेंट हो सकते हो, वहां पर नाम था, है ना। फिर मैनेजमेंट सर्विसेज, जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवाइजिंग ऑन लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटजी प्लानिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैनेजमेंट का आगे पार्ट, जो हमारा मेन चैप्टर है वो क्या है, मैनेजमेंट नॉलेज, तो बेटा मैनेजमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी को, है ना। तो एक बिजनेस पॉलिसी बनाना, स्ट्रक्चर प्लान करना, मैनेजमेंट प्लान करना, एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर आईएसओ सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी को भी मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक रिलेशन, communication with shareholders, stakeholders, government regulators, advisory services to the brand equity and image, तो कॉर्पोरेट का कम्युनिकेशन जो उसके साथ जितने भी स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं वो कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखेगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना। फिर एचआर का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एडवाइजिंग ऑन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, कौन कौन से लॉज है, मैन पावर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फिर एचआर फंक्शंस को ऑडिट करना या परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन एंड रेम्युनरेशन स्ट्रेटेजीज बनाने में, इंडस्ट्रीज के रिलेशनशिप डेवलप करने में, ऑफिसर मैनेजमेंट, वर्क स्टडीज एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने में, यहां पर सब में बेटा कंपनी सेक्रेटरी का रोल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, देखा जाए तो कोई एरिया हमने छोड़े नहीं है, सारे एरिया कवर कर दिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक कवर कर दिया, कंप्लायंस विद साइबर लॉस, अब साइबर रिलेटेड लॉज भी कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ाए जा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि उसमें भी तो क्योंकि केसेस वगैरह होते हैं कंपनीज के ऊपर, तो वहां से भी कौन प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो आईटी का पार्ट आ गया, तो ये सीएस को आना चाहिए। एडवाइजिंग ऑन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लाइसेंस, डेवलपिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड कंट्रोल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड सिलेक्शन फॉर्म, सेंडिंग नोटिस टू द शेयर होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, जब मीटिंग के नोटिस जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना, तो आईटी का पार्ट है। फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो रेगुलर बेसिस पर फॉर्म्स, एनुअल फाइलिंग्स होती है आरओसीज को या डिफरेंट अथॉरिटीज को, ऑनलाइन वाला जो काम है सारा वो भी कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, राइट। नाउ नीड फॉर मैनेजमेंट नॉलेज, अब मैनेजमेंट की नॉलेज हमारा मेन चैप्टर का क्रक्स है, तो पहले हमने सारे सीएस को समझ लिया कि होता क्या, कौन कौन से एरियाज में क्या क्या काम करता है, ये सब समझ लिया। अब हम मेन अपने चैप्टर से लिंक कर रहे हैं इस बात को लास्ट में कि भैया मैनेजमेंट की नॉलेज काहे जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो देखते हैं, विद द पैराडाइम शिफ्ट इन द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सीएस, हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ सीएस का रोल बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो टुडे इज नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द सीनियर मैनेजमेंट डेलिब्रेशन। हम पढ़ चुके हैं ना कि कंपनी सेक्रेटरी धीरे धीरे सीनियर मैनेजमेंट डेलिब्रेशन का पार्ट बन चुका है आजकल। तो ही और शी हैज नॉट ओनली इंश्योर द लीगल कंप्लायंसेस आर फुली मेट बट आल्सो प्ले द मैनेजरियल रोल। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ कंप्लायंसेस चेक करता है, अब वो मैनेजरियल रोल में भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है ना। while extending counsel and advices to other members in the senior management and also to the board of directors।
दूसरे मेंबर्स को मैनेजमेंट में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिलेटिंग टू मैनेजमेंट भी वो कंसल्टेशंस दे सकता है। A company secretary undertakes wide spectrum of activities conferred under Companies Act 2013 and other laws and regulation, allowing him or her to incorporate companies, deal with various certification and audit services, sign the annual returns, ये हम बात कर चुके हैं पहले, handle the corporate restructuring, scrutinization of voting, reporting procedure and so on. In the view of this, it is necessary for a company secretary to have a sound knowledge of management. तो ये जो इतने सारे काम हमने पहले भी पढ़े हैं, ये सारे काम अगर उसको efficiently करने हैं तो उसको मैनेजमेंट की भी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो सही से कर पाएगा। राइट बेटा, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, देयर ऐसे। तो देखो, प्लानिंग, सिंस अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर, इन द व्यू ऑफ दिस टू फॉर्मुलेट अ रोबस्ट प्लान। प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग जब करते हैं तो सीएस का क्या रोल है उसमें? तो जब एक स्ट्रेटेजिक प्लानर माना जाता है तो उसमें उसका क्या रोल है? To crucial business activities such as corporate restructuring, setting up of new business entity in domestic or foreign jurisdiction, certification, जो भी चीजें करनी होती है, risk management plan etc. He or she needs to undertake the following step: perception of the opportunities, establish the objective, setting premises, development of action plans, effective implementation of plans and checking its derivatives. तो बेटा नॉर्मली अभी याद है हमने प्लानिंग पढ़ा था सबसे पहले मैनेजमेंट में, तो प्लानिंग के अंदर जो स्टेप्स है वही तो है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्टेप्स हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक कंपनी सेक्रेटरी से, क्योंकि मैनेजमेंट को वही समझता है ना। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। अ कंपनी सेक्रेटरी होल्ड्स अ क्रूशियल पोजीशन इन कंपनी कैपेसिटी ऑफ अ की एमपी, है ना, केएमपी है, एंड कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन द इंटीग्रल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना भी किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? सीएस की। इन दिस रिगार्ड द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट विल हेल्प इमेंसिवली इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी फॉलो करेगा, तो कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा, कंप्लायंस सही से फॉलो होंगे, है कि नहीं। चलो स्टाफिंग की बात करते हैं। सिंस स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग, अब फिर से स्टाफिंग में भी मैनेजिंग है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल टू फिल द रोल्स डिजाइन्ड इनटू द स्ट्रक्चर। इन दिस रिगार्ड कंपनी सेक्रेटरी हैव टू सिलेक्ट पर्सोनल फॉर वेरियस सेक्टोरियल वर्क। स्टाफिंग का मतलब समझ रहे हो क्या? कि अब उसको सिलेक्ट करने लोग सेक्रेटरियल वर्क के लिए, फॉर द एफिशिएंसी मैनेजमेंट, सेक्टोरियल वर्क के लिए उसको लोगों को सिलेक्ट करना है, पर्सनल को। तो स्टाफिंग का ही तो पार्ट हुआ, तो यानी यहां पे भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। और स्टाफिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का, है ना। तो कंप्लायंसेस रिलेटेड टू एक्टिविटीज, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि इन सब चीजों में हमें पर्सनल की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हमें प्रॉपर स्टाफिंग करनी आनी चाहिए। फिर आता है बेटा डायरेक्टिंग। एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी नीड्स टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप टू द बोर्ड, एंश्योर ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंस, सेफगार्ड इंटरेस्ट, भाई स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बचाना है, कंपनी के कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, वो सब ठीक से करना है। एज अ कैटलिस्ट इन एम्ब्रेसिंग द एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस डायमेंशन, देयरबाय एंटेलिंग लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो हमने जहां पर डायरेक्टिंग की बात करी वो तभी हो सकता है जब उसके अंदर क्या हो? लीडरशिप क्वालिटीज हो, टू डिस्चार्ज द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एफिशिएंटली। तो इन सब चीजों में वो दूसरे लोगों की हेल्प भी तो लेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहां पर उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी तो जरूरी है। कोऑर्डिनेशन तो आप इन जनरल समझ सकते हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही जरूरी है ना। कंपनी सेक्रेटरी बीइंग द वाइटल लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सबके बीच में एक लिंक है, पढ़ा था हमने, सबके बीच में ब्रिज है। तो एज वेल एज एंश्योर दैट बोर्ड प्रोसीजर्स आर फॉलोड एंड रेगुलेटरी रिव्यूड, कोऑर्डिनेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर हिम और हर। जब इन सब इतने सारे लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करेगा डेली, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनना ही है कि नहीं। फिर आता है बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज और अप्रोचेस फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। क्या सिग्निफिकेंस है वो तो हमने पढ़ लिया, किस लिए जरूरी है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, दे एक्ट एज एडवाइजर टू द बोर्ड, कॉर्पोरेट प्लानर, केएमपी, सब पढ़ लिया बेटा। गवर्नेंस प्रोफेशन एंड प्लेइंग अ मेजर रोल इन ड्राइविंग बिजनेस मैनेजमेंट। जो लास्ट में एक बात ऐड हो गई वो ये है कि सब कुछ भी करता है और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। बिजनेस मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल है। Business environment dynamics, business is constantly in flux, continuously impacted by changes as temple factor। temple factor समझते हो? शॉर्ट में आपको बुक में दिया हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, मीडिया, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल। तो ये आपको एस्टेम्पल करके दिया हुआ है कि ये सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से डायनेमिक्स एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता रहता है कि नहीं, इन सब की वजह से। तो नीड फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग, इट इज इंपेरेटिव फॉर कंपनी सेक्रेटरी टू डीपली अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स एंड देयर पॉसिबल डिग्री। अब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको समझना एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत जरूरी है, और उनका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे ऑन अ वेरियस क्रूशियल एस्पेक्ट। एसेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी जो पता होनी चाहिए एक कंपनी सेक्रेटरी को। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फेडरिक विंसलॉट टेलर, ये पहले वाले चैप्टर्स में है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय हेनरी फ्योल, कवरिंग ऑल द 14 प्रिंसिपल्स, पहले वाले चैप्टर में है। कंटिंजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई,
क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरीज, अगर एक कंपनी सेक्रेटरी को एफिशिएंटली काम करना है, एफिशिएंटली गवर्नेंस करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारे के सारे थ्योरीज उसको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। बेनिफिट क्या है अगर उसको पता होंगी तो? असिस्ट इमेंसली इन कॉम्प्रिहेंडिंग क्रिटिकल इश्यूज, हेल्प्स इन डिवाइसिंग बेस्ट सॉल्यूशन, हेल्प करेगा उसको सही तरीके से क्रिटिकल इश्यूज को मैनेज करने में, है ना, और सही सॉल्यूशन देने में। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के अंदर है, कंपनी के बाहर है, सबके स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। डाइवर्स नॉलेज इंपार्टेड बाय डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज प्रोवाइड वेरिंग नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट वेज टू टैकल प्रॉब्लम एंड मेथड्स टू डाइवर्स ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। जितनी ज्यादा उसकी नॉलेज वास्ट होगी उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा इजीली, है ना। प्रोमिनेंट पोजीशन होती है कंपनी सेक्रेटरी की, एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट प्लानर, रिस्क मैनेजर, गवर्नेंस ऑफिसर, एक तरह का गवर्नेंस ऑफिसर, ये सबके अंदर उसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, बात समझ गए? चलो, तो की प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी किसके साथ काम करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, सीआईओ यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन सबके साथ कंपनी सेक्रेटरी का एक इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कंपनी के अंदर जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट, क्योंकि देखो कंपनी सेक्रेटरी को माना गया है कि कंपनी के हर एस्पेक्ट से पूरी नॉलेज है, तो कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, वो कंपनी सेक्रेटरी के हेल्प से लिया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी से बात करे बिना कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। क्रिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड जो जरूरी होते हैं, लर्नेबल थ्रू मैनेजमेंट थ्योरीज से जो पता लग जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, और ध्यान से देखो मैनेजमेंट ही तो है सारे, कम्युनिकेशन, आईटी स्किल्स, पीपल स्किल और अदर क्रिटिकल स्किल्स। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करी जाती है, और इसलिए एक कंपनी सेक्रेटरी को जानना जरूरी है मैनेजमेंट के वाली सारी बातें। समझ गए? मैनेजमेंट थ्योरीज, मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज एक कंपनी सेक्रेटरी को भी होनी चाहिए। ये हमें इस चैप्टर में बेटा बताया गया है ब्रीफ में। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड ऑल अबाउट द सिलेबस ऑल्सो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बच्चे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे कवर कर लेंगे। तो आई होप सबकी तैयारी बढ़िया से हुई है, सबको चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो गया, और आपके प्रोफेशन से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड चैप्टर है बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।